हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। एंड आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें हम डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर दोनों के बारे में बात करेंगे। सो निकाल लीजिए अपनी कंसेप्ट रजिस्टर, क्योंकि कंसेप्ट रजिस्टर में हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं अपने नोट्स सिस्टमैटिक तरीके से, और साथ ही में हम करेंगे 1-2 केस स्टडीज। तो क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर भी अपने बगल में ही रखना। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको तैयारी कराते हैं सीबीएसई बोर्ड की और स्टेट बोर्ड्स की भी। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की तैयारी करवाते हैं। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, ये सारे बेनिफिट्स उठाइए, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल सेशन दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान दें तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो होता है उसके कितने टाइप्स हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ा, हमने ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होता है उसके बारे में पढ़ा, हमने बहुत सारी केस स्टडीज देखी, एग्जाम्पल्स देखे, हमने इवन ये भी देखा कि हायरार्कियल में फ्लो कैसे होता है, डायरेक्शंस हो गए या फिर रिपोर्टिंग हो गई। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े ट्विस्ट करके आते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। ओके, चलिए। सो व्हेनेवर द मैनेजर इज परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब भी मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनता जाता है। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो जैसे मान लो कोई मैनेजर है, ठीक है, इनका मेन काम है कि प्रोडक्शन का जो टारगेट है इन्होंने सेट कर लिया है कि मुझे 20% से बढ़ाना है। तो ये टॉप लेवल पर है, अभी ये टॉप लेवल पर है। इन्होंने डिपार्टमेंट मैनेजर, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, परचेज डिपार्टमेंट था, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट था और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स थे, सबको ये चीज़ कम्युनिकेट कर दी जो मिडिल लेवल पे थे कि मेरे को चाहिए कि प्रोडक्शन टारगेट अपना 20% मीट हो। आप उसे कैसे करते हो वो आप देखो, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मिडिल लेवल मैनेजर्स थे इन्होंने सुपरवाइजरी मैनेजर जो है लोअर लेवल पर जो सुपरवाइजर होता है उनको सब बताया कि आप ग्राउंड स्टाफ से सारा काम करवाना स्टार्ट करिए, हम आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, आप खुद देखिए यहाँ पे मैनेजर टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल, खुद बे खुद आपको एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, यानी आपको एक हायरार्की बनती हुई दिख रही है कि ये सबसे टॉप पर है, ये उससे नीचे और ये उससे नीचे। तो जब भी मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खुद बे खुद बन जाता है ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खुद बे खुद फॉर्म हो जाता है जो वर्किंग स्टाइल बताता है ऑर्गेनाइजेशन की, विच डिपिक्ट्स द वर्किंग स्टाइल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज। अब यहाँ पर आपको गिवन है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन की बात करें तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बट यस आपकी बुक जो एनसीईआरटी है उसमें ये डेफिनेशन गिवन है। सो डेफिनेशन प्रोवाइडेड है अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल कितनी होती है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। तो इन तीनों लेवल्स में नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस यानी अलग अलग जॉब्स क्या हैं, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ठीक है। तो आप ये वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग लेवल्स पे जो काम बट रहा होता है, रिपोर्टिंग होती है, वही स्ट्रक्चर होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग का तरीका, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में आखिर काम कैसे होता है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, कौन कितना काम करता है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये सब दिखाता है। ओके, दिस स्ट्रक्चर शोज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट पोजिशंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे अथॉरिटी देखिए, तो अगर मिडिल लेवल मैनेजर कोई काम गलत करता है, कोई काम यहाँ पर अगर मिडिल लेवल मैनेजर गलत करता है
तो टॉप लेवल मैनेजर उनकी खबर लेंगे, तो क्योंकि उनके पास क्या अथॉरिटी है। अब मिडिल लेवल मैनेजर की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी रिपोर्टिंग किसको करें, मैनेजर को करें। सो यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बताई जाती है। सेम नीचे पे आएगा, सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम खत्म होने के बाद काम कितना हुआ कितना बचा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबल है, वो किसको बताए, मिडिल लेवल मैनेजर को। तो यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मिडिल लेवल मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि अगर सुपरवाइजर कुछ भी गलत करेगा तो वो उनकी खबर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होती है अलग अलग जॉब पोजीशंस के बीच में। समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आप अभी अभी स्कूल से आए, ठीक है। आप मान लीजिए कोई स्कूल में आप पढ़ते हैं जो कि क्रिश्चियन स्कूल है, आप वहाँ से आए। अब क्रिश्चियन स्कूल्स में क्या होता है, जो सेंट जोसेफ्स, सेंट पॉल ऐसे स्कूल होते हैं, उसमें ना बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो मान लो आपको स्कूल से कोई असाइनमेंट मिला, ठीक है, जो रेगुलर को करिकुलर एक्टिविटीज से हट के था, ठीक है। ऐसे ही आपको एडिशनल एक असाइनमेंट मिला एकदम सेशन के स्टार्ट होते से ही, ठीक है। अब आप जैसे ही घर पहुँचे, यहाँ पे आप हो, आपको ऑटो लेने आती है, आप जैसे ही घर पहुँचे तो घर पहुंचते ही आपकी मम्मा ने आपसे पूछा स्कूल कैसा रहा, तो आपने बोला बढ़िया, और आप उन्हें बताना ही भूल गए कि ये तो मेरे को असाइनमेंट मिला है, मुझे आज ही सबमिट करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, रात के बज रहे थे 12, तब आपको क्लिक किया, ओ कल तो स्कूल जाना है, मैंने तो असाइनमेंट ही नहीं किया। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो अपनी मम्मा से, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे इसको कंप्लीट करूं। तो ऐसे ही होता था बचपन, जहां पे अपन एकदम एंड टाइम पे बताते थे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमें करना है, इसके हमारे ये सामान चाहिए, येस और नो। अब क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपने बताया, अब उनकी अथॉरिटी है, उनके पास एक अथॉरिटी है कि वो आपको डांट सकती हैं, वो आपको समझा सकती हैं, वो आपको हर वो चीज़ बोल सकती हैं जो आपको करनी चाहिए एंड जो आपने गलत किया, ठीक है। और उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जैसे ही स्कूल से आओ आप अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करो कि ये वर्क मिला है, मुझे आपकी इसमें ऐसी असिस्टेंस लगेगी, ठीक है। तो ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप तो घर पे भी अपन देखते हैं, येस और नो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है। जैसे वहाँ पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनी, आप वो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास अथॉरिटी है, ठीक है, आप वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास है, ठीक है। तो वहाँ पर बाय बर्थ ही अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। बट यहाँ पर तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग हायर किए हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई ऊपर है सबऑर्डिनेट है, कोई सुपीरियर है, कोई सबऑर्डिनेट है, तो अलग से हायरार्की बन गई। अब रिपोर्टिंग भी होगी। यस स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप शो करते हैं। अब इसमें लिखना क्या है नोट्स में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गई अपनी डेफिनेशन। फिर आपको क्या लिखना है, दिस स्ट्रक्चर शोज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट जॉब पोजीशंस, ठीक है। अब पीपल वर्किंग एट डिफरेंट जॉब पोजीशन में बना देना पिरामिड, ठीक है, और यहाँ पर लिख देना टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गए अपने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो। सो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस स्ट्रक्चर मेक्स क्लियर हु इज रिपोर्टिंग टू हुम और हु इज द बॉस एंड हु इज द सबऑर्डिनेट। इस स्ट्रक्चर से ये पता चल जाता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन बॉस है और कौन सबऑर्डिनेट है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई थी हमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की हायरार्की पढ़ के। So the organization structure can be mainly divided into 2 types, functional and divisional, ठीक है। अब जब भी आपको आंसर आए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपको इस तरह का एकदम नॉर्मल आंसर नहीं लिखना, आप प्लीज़ फ्लो चार्ट बना देना, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिर नीचे ड्रैग करके 2 बॉक्सेस बनाए, इस तरफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इस तरफ डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं अब
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब क्या है? ये फंक्शंस हैं, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब are grouped keeping mind the functions or the job, then it is called functional structure. For example, all the jobs related to production are grouped in production department, related to sale are grouped in sales department, related to purchase are grouped in purchase department. यानी जो जिसका काम है वो उस डिपार्टमेंट में जाएगा। Now within the department also grouping is done on the basis of specialized functions. Even territory wise grouping is also included in functional structure, north region, south, west, etc. ठीक है, टेरिटरी वाइज भी होता है यहाँ पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टोर डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, एटसेट्रा। विद इन ईच डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट, अ चेन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट इज क्रिएटेड टू वर्क सिस्टमैटिकली। वाइड स्पैन पढ़ाया था, वही लास्ट लाइन में यहाँ पर आपको लिखा गया है। ओके, फिर इसके एडवांटेजेस हैं। अब मैं इस पूरे फंक्शनल स्ट्रक्चर को मैंने आपको रीड करवा दिया। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझना इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। चलिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है ड्रीम कुकीज। ड्रीम कुकीज। अब ड्रीम कुकीज क्या करती है? अलग अलग तरह की हेल्दी कुकीज मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, विथ गुड फ्लावर, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, है ना। उनकी प्राइसिंग भी थोड़ी हाई रहती है। तो अब इन्होंने सबसे पहले इनकी ऑर्गेनाइजेशन में है जो टॉप लेवल पर है, सबसे पहले तो प्रमोटर है जिसके मन में आइडिया आया था कंपनी बनाने का, या जिसका ये आइडिया था, जिसको हम ओनर भी बोलते हैं, बट कंपनी के कोई भी ओनर नहीं होते, इसलिए हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। जिसके मन में कंपनी बनाने का आइडिया आया था और जिसने कंपनी बनाने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रमोटर। आप ओनर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते ओनर? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ओनर नहीं होता कोई कंपनी का। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी और कंपनी के लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, सीईओ हो गए, चेयरमैन हो गया, ठीक है। इन लोग ने सोचा था कि हम इस साल ड्रीम कुकीज़ की सेल्स को हम 50% से बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी न्यू कंपनी थी पिछले साल। अब ये लोग आगे स्केल अप कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को और सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं। जस्ट 50% बढ़ाना चाहते हैं, है ना, मतलब एकदम से 50%। अभी तक जो था मीडियोकर सेल्स लेवल चल रहा था, ठीक है। तो इनका टारगेट क्या था? इन्होंने टारगेट सेट किया कि अगर हमें सबकी सैलरीज भरनी है तो हमें सेल्स को 50% बढ़ाना ही पड़ेगा, 50%। ओके स्टूडेंट्स, अब 50% सेल्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने मिडिल लेवल मैनेजर्स को अप्रोच किया, उनको पूरी स्ट्रैटेजी समझाई। अब यहां तक आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल। अब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स पर। मिडिल लेवल मैनेजर्स में आता है सबसे पहले प्रोडक्ट परचेज डिपार्टमेंट, जो रॉ मटेरियल लेके आएंगे। परचेज डिपार्टमेंट में सबसे पहले एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होगी, ठीक है। फिर एक होगा जो फिजिकली जाके आइटम्स की क्वालिटी चेक करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो बताएगी उनको कि यहाँ पे आइटम्स बेस्ट मिल रहे हैं, आप जाके क्वालिटी चेक करो, ठीक है। तो फिजिकली जाके क्या कर रहे हैं? क्वालिटी चेक कर रहे हैं। एक होंगे जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, है ना, कि कॉस्टिंग क्या आ रही है, वो भी परचेज डिपार्टमेंट में ही होंगे डिपार्टमेंट्स, सब डिपार्टमेंट्स। फिर एक होंगे जो एक्चुअल परचेज करेंगे और एक होंगे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से सारी पेमेंट्स करवाएगा, ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर भी इतने लोग हैं, समझ में आई कि नहीं बात? सेम गोज विथ, अब आ जाते हैं अपन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास भी एक टाइमलाइन है, प्लस सेल्स टारगेट को मीट करने के लिए जो सामान बनेगा वो तो यहीं बनेगा। तो इन लोग ने भी लोग हायर करके रखे हैं। फर्स्ट जो ये डिसाइड करेगा, गैंग बॉस,
जो ये डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्शन होना है एक दिन में, एक वर्कर कितना प्रोडक्शन करेगा, वर्कर को कितने शिफ्ट में काम करवाना है, ये सब ये बॉस डिसाइड करेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक होगा मशीनरी रिपेयरर, मशीनरी मेंटेनेंस, ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्शन हाई स्केल पे करने जा रहे हो तो मशीन खराब हो सकती है, 2-3 लोग उसमें भी लगेंगे, ठीक है। अब तीसरा सब डिपार्टमेंट होगा क्वालिटी चेक, ठीक है। फोर्थ होगा लैब चेक कि कोई गलत चीजें तो नहीं डल गई हैं, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन टाइमली कंप्लीट हो रहा है या नहीं, टारगेट चेक, वर्कर्स कितनी छुट्टी ले रहे हैं, वर्कर्स का पूरा चेक। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं। तो आपने क्या समझा कि ये जो हायरार्की है ये नेवर एंडिंग है। टॉप लेवल मैनेजर्स आ गए, टॉप लेवल मैनेजर्स ने गाइडेंस दी किसको, मिडिल लेवल मैनेजर्स को। अब मिडिल लेवल मैनेजर्स में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। उन डिपार्टमेंट्स में फंक्शन के बेसिस पे काम बटा हुआ है, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें फंक्शंस, कौन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा उसके बेसिस पे काम बटा हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी थ्योरी पार्ट में क्या लिखा है हम रीड आउट कर चुके हैं, अब समझते हैं एक एक लाइन को अच्छे से। So when the activities or jobs are grouped, keeping in mind the functions of the job, then it is called functional structure. जब different levels of management में activities जो हैं, मतलब वर्कर क्या करेगा, वो functions जो हैं, वो उसकी job है, तो उसको क्या बोलेंगे, functional structure, ठीक है। So when the activities or jobs are grouped, keeping in mind the functions of the job, then it is called functional structure. ठीक है, जब एक्टिविटीज या जॉब ग्रुप करी गई हैं, फंक्शंस, जॉब के जो फंक्शंस है उसको माइंड में रखते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग लोग, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था गैंग बॉस, क्वालिटी चेक, ये सब, ठीक है। एंड रिलेटेड टू सेल्स आर ग्रुप्ड इन सेल्स, रिलेटेड टू परचेज आर इन ग्रुप्ड इन परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का भी मैंने आपको लिख के बताया था स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम सबसे पहले ये होगा R&D करो, फिर क्वालिटी चेक करो, फिर परचेज करो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, फाइनेंस डिपार्टमेंट से लिंक रखो, अलग अलग फंक्शंस हैं या नहीं। तो ये क्या हायरार्की है, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर की हायरार्की है। नाउ विद इन द डिपार्टमेंट ऑल्सो ग्रुपिंग इज डन, तो ग्रुपिंग होती है डिपार्टमेंट्स में भी, लाइक R&D का एक ग्रुप, फिर परचेज डिपार्टमेंट का एग्जांपल ले रही हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ग्रुप, कॉस्ट बेनिफिट का एक ग्रुप, इस तरह से, ओके, बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन। फिर इवन टेरिटरी वाइज ग्रुपिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब लोग जो होते हैं ना वो अलग अलग रीजन से आते हैं, तो सपोज परचेज डिपार्टमेंट में 5-6 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग रीजन से आते हैं, एक कम्प्लीटली नॉर्थ साइड से हैं, एक कम्प्लीटली साउथ साइड से हैं, दोनों को अलग अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है, ठीक है। तो कई बार हम लैंग्वेज की वजह से भी, लैंग्वेज बैरियर की वजह से भी उनको अलग अलग फंक्शंस में डाल देते हैं, क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन अच्छा हो पाए, ठीक है। तो यही लास्ट लाइन में बोला गया है, इवन टेरिटरी वाइज ग्रुपिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फंक्शनल स्ट्रक्चर, ओके। नाउ नेक्स्टली फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्लासीफाई किया गया है स्टोर, क्वालिटी कंट्रोल, असेंबली एटसेट्रा। हर डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, चेन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट होती है। कैसे? जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि CEO है, CEO किस पर आ गया, टॉप लेवल मैनेजर, टॉप लेवल पे आ गया। CEO ने पूरे मिडिल लेवल मैनेजर्स को, जितने भी मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, CEO ने सबको क्या बोला, मिडिल लेवल में फर्स्ट थे अपने परचेज डिपार्टमेंट। हम एक का एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट को बोला कि आपको जो है टारगेट प्रोडक्शन, जो सेल्स है, हमको 30% पहुंचानी है, तो आप उस हिसाब से टारगेट प्रोडक्शन डालो। हम परचेज डिपार्टमेंट जो है, परचेज डिपार्टमेंट को हमें सस्ते में रॉ मटेरियल ला के देना है जो अच्छी क्वालिटी का हो, जिससे ड्रीम कुकीज़ का जो बिजनेस है वो अच्छे से चल पाए, ठीक है। तो अब परचेज डिपार्टमेंट ने अपने सारे जो सब डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मीटिंग ली। कौन कौन से सब डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब डिपार्टमेंट है, फर्स्ट R&D, जो R&D करेंगे मटेरियल की, फिर क्वालिटी फिजिकल चेक, फिर उसके बाद परचेज,
जो एक्चुअल परचेज करके आएंगे रॉ मटेरियल की, फिर उसके बाद कॉस्टिंग, जो कॉस्टिंग को सही बोलते हैं ना, नेगोशिएशन करना कॉस्टिंग का, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने बोला था आपको फाइनेंस, जो पूरे पैसे वैसे का लेन देन करेगा कंपनी के साथ। तो ये हो गया अपना सुपीरियर, ये कौन हो गए सुपीरियर, और ये कौन हो गए स्टूडेंट्स, ये हो गए सबऑर्डिनेट। तो परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो हो गया सुपीरियर, और इन पर्टिकुलर सब डिपार्टमेंट्स में जो ग्रुप्स बने हैं वो क्या हो गए, सबऑर्डिनेट लोग हो गए। अब परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर का सुपीरियर कौन होगा, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो टॉप लेवल पर है। तो आपने क्या देखा कि विद इन ईच डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट अ चेन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स इट्स क्रिएटेड सिस्टमैटिकली। ऑटोमेटिक चेन क्रिएट हो गई है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, फिर और बड़े लोग हैं, ठीक है। छोटे लोग बड़े लोग मतलब सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है। फिर इनके लिए सुपीरियर कौन है, इनके लिए सुपीरियर सीईओ हैं। इनके लिए यहाँ पर अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर एक व्यक्ति कर रहा है, इसके लिए सुपीरियर कौन है, ये हैं। तो अगर इसको कुछ भी बात बोलनी होगी ये अपने परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को बोलेगा, ठीक है। अगर परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को कुछ भी रिपोर्ट करना होगा वो सीईओ को रिपोर्ट करेंगे। तो आपने क्या देखा, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, सुपीरियर, एक हायरार्की ऑफ चेन बन गई। यस स्टूडेंट्स, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस पर, ठीक है। तो एडवांटेजेस में फर्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर जो है कि जो काम फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड होता है तो वहाँ पर स्पेशलाइजेशन खुद बे खुद आ जाती है, ठीक है। जैसे फंक्शनल जो परचेज डिपार्टमेंट है वहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बोलता है R&D। तो वो जो लोग होंगे R&D में, मान लो सब डिपार्टमेंट है R&D, उसमें मान लो 4 लोग हैं, वो चारों लोग स्पेशलाइज्ड है रिसर्च करने में, ठीक है। सो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सिंस इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्फेसाइजेस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्फेसाइजेस किस पे होता है, स्पेसिफिक फंक्शंस पे, ठीक है। दिस प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एज बाय परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब्स देयर परफॉर्मेंस इंप्रूव्स एज दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर टास्क, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आज एक वर्कर आपकी फैक्ट्री में आया है, इनके रिज्यूम में लिखा है कि ये रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। तो इनको परचेज डिपार्टमेंट में डाला गया कि आप प्रोडक्ट जो हम रॉ मटेरियल जो हम परचेज करके आते हैं वो कहाँ से परचेज करें, कितने कॉस्ट में परचेज करें, फ्रॉम वेयर, एट व्हाट कॉस्ट एंड व्हाट क्वालिटी शुड बी देयर, What are the things which competitors are using। ये R&D करने के लिए हमने उसे लेके आए थे, उसकी स्पेशलाइजेशन भी इसी में ही है। अब मैंने क्या किया, इस पर्सन को मैंने लगा दिया मशीनरी के टूल्स एंड इक्विपमेंट डिपार्टमेंट में। तो क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। उसका मुंह तो हमेशा ऐसे लटका सा ही रहेगा। उसकी स्पेशलाइजेशन किस में है, उसकी स्पेशलाइजेशन ऊपर है, R&D में स्टूडेंट्स। अब वो 7 साल से R&D कर रहा है, वो 8वें साल भी R&D करेगा, 9, 10 पूरे अपनी पूरी जर्नी वो R&D में ही स्पेशलाइजेशन है उसका। तो अब कोई व्यक्ति अगर काम एक ही काम कर रहा है सालों साल, उसमें एक्सपर्ट हो जाता है कि नहीं। तो यही यहाँ पर बात बोली गई, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि सिंस इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्फेसिस किस पे होता है, फंक्शंस पे, और यहाँ पे क्या होती है, एफिशिएंसी होती है प्रमोट। एफिशिएंसी क्यों प्रमोट होती है, क्योंकि सेम जॉब कर रहे हैं व्यक्ति और सेम सब डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, जिससे क्या होता है उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है और वो उसमें क्या बनते जाते हैं, एक्सपर्ट। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, ठीक है। अब परचेज डिपार्टमेंट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फर्स्ट आ गए अपने R&D, सेकेंड आ गए अपने जो परचेज करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं फिजिकली जाके, थर्ड जो एक्चुअल परचेज करते हैं, फोर्थ जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, एंड फिफ्थ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और 6 फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आ जाता है उसमें, ठीक है। तो प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। तो ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटीज ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट देयर इज इजी सुपरविजन एंड बेटर कंट्रोल, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर है परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटीज ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट। तो हमें बनाने पड़ेंगे अलग अलग सब डिपार्टमेंट्स जो ग्रुप की गई हैं एक्टिविटीज। तो ये है परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स जो परचेज डिपार्टमेंट है इसके अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स हैं, तो चलिए सब डिपार्टमेंट्स बनाते हैं अपन, है ना। तो सब डिपार्टमेंट्स अगर आप देखो तो फर्स्ट है अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके बाद आते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके बाद आते हैं क्वालिटी चेक एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये है मेन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इनके मैनेजर है, परचेज डिपार्टमेंट के एक ही मैनेजर हैं, मान लीजिए मिस्टर शुभ, ठीक है, वो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। अब उनके अंदर ये सब डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैं इन सब डिपार्टमेंट्स को भी ड्रॉ कर देती हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये एक डिपार्टमेंट, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। अब हर डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स 3 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 एंड 3, यहाँ पर 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 3 पर्सनल्स अलॉटेड हैं। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट के लोग स्पेसिफाइड हैं। अगर R&D के बारे में अपन को पूछना है, अपन इनसे पूछेंगे, इन 3 से। रॉ मटेरियल परचेज करना है, कहाँ से परचेज करें, R&D डिपार्टमेंट ने कहाँ से बोला है, कौन परचेज करके लाएगा, इनसे बोलेंगे, ठीक है। अब हर डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है, लोग स्पेसिफाइड हैं, बिल्कुल सेपरेट है। तो आपने क्या देखा, ईजी सुपरविजन हो पा रहा है इससे और बेटर कंट्रोल हो पा रहा है, क्योंकि एक पर्सन मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका काम एकदम फिक्स है। जो रिसर्च में स्पेशलाइज्ड है वो रिसर्च वर्क करेगा, जो कॉस्ट एनालिसिस करने में स्पेशलाइज्ड है स्टूडेंट्स वो कॉस्ट वर्क करेगा, ठीक है। और जो फाइनेंस वाली एक्टिविटीज कर सकता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, और जो क्वालिटी चेक में एक्सपर्ट है यानी लैब टेस्ट वगैरह वो बहुत अच्छे से कर सकता है वो क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में होगा। जो डेविएशंस एनालाइज कर सकता है कि प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या डेविएशंस है वो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट के जो पर्सन्स हैं वो करेंगे। तो हर काम अलग अलग स्पेसिफाइड है, इससे क्या होता है, इजी सुपरविजन होता है, मैनेजर को भी इजी है किससे क्या काम पूछना है, ओके नाउ। और बेटर कंट्रोल, तो हर काम अलग अलग डिवाइडेड है जिस वजह से कंट्रोल भी बेटर फॉर्म में हो पाता है, ठीक है। सो दिस इज द लीडिंग एग्जांपल व्हिच हैज बीन आस्क्ड न्यूमरस टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इंक्रीज्ड मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, आपको याद होगा, एफिशिएंसी होता है कि जब प्रोडक्शन हो वो कम से कम कॉस्ट में हो और जो क्वालिटी हो वो बेस्ट हो, और रिसोर्सेज का यूज कैसा हो, ऑप्टिमम, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब कॉस्ट कम होता है ऑटोमेटिकली जो प्राइजेस है, जो MRP है वो भी मीडियम ही होती है, ज़्यादा हाईफाई नहीं होती, जिस वजह से क्या होती है, कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं मीडियम प्राइस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ कि ये तो ज़्यादा प्राइस नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, इसको खरीद लेते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसका असर किस पे पड़ता है, कंपनी के रेवेन्यू पर, और जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखते हैं तो किसको क्वेश्चन किया जाता है, कि मैनेजर्स को क्वेश्चन किया जाता है, आखिर आपने ऐसा क्या किया कि रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो वो बोलेंगे हमने क्या किया, एफिशिएंसी को अचीव किया है। इस एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, जिससे ऑटोमेटिक असर रेवेन्यू पे पड़ता है, उसको बोलते हैं मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और ये एफिशिएंसी कैसे अचीव हुई, क्योंकि उनने स्पेशलाइजेशन किया फंक्शंस के बेसिस पे, जो काम में जो व्यक्ति निपुण था उसे वो काम दिया, ठीक है। सो इंक्रीजेस मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मिनिमम कॉस्ट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एडवांटेज, इट लीड्स टू मिनिमम ड्यूप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। मिनिमम ड्यूप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स क्या होता है कि यहाँ पर हर काम के लिए अलग व्यक्ति सेट है, तो काम जो है वो ओवरलैप नहीं होता, ड्यूप्लीकेट नहीं होता, सबको पता है किसको क्या काम करना है, ठीक है। सो दिस रिजल्ट्स इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लोअरिंग ऑफ कॉस्ट। अगर काम बार बार रिपीट नहीं होगा, लेबर का जो टाइम है वो बचेगा, उससे क्या होगा, वो प्रोडक्शन में टाइम यूटिलाइज होगा और लार्ज प्रोडक्शन हो पाएगा, क्योंकि ड्यूप्लीकेशन बिल्कुल अवॉइड हो गया है, और इसके साथ साथ कॉस्ट कम लगेगी, ओके। नाउ इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग जो है वो लिमिटेड स्किल्स और फंक्शंस पे ही फोकस करती है। तो अगर हमें पता है इनको R&D की ट्रेनिंग देती है, इनको दूसरे काम नहीं सिखाने, तो बस R&D की ट्रेनिंग देनी है, तो ईजी हो गया मैनेजर्स के लिए भी किस व्यक्ति को क्या सिखाना है, पूरा काम एक व्यक्ति को नहीं सिखाना है। ओके, ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, ईच फंक्शन गेट्स ड्यू अटेंशन अंडर फंक्शन स्ट्रक्चर। तो जैसे परचेज है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, सबको बराबर अटेंशन मिलता है इस फंक्शनल स्ट्रक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए अपने सारे एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस के बुलेट पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। अंदर का कंटेंट के कीवर्ड्स में आपको मार्क करवा देती हूँ। ओके, तो फटाफट कंसेप्ट रजिस्टर देखो। फर्स्ट लिखना है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसके कीवर्ड्स क्या हैं कि यहाँ पर दिस प्रमोट्स एफिशिएंसी ऑफ मैन पावर एज बाय परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब्स देयर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स एंड दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर टास्क। ठीक है, नाउ प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये वाला जो बुलेट पॉइंट है इसके कीवर्ड्स क्या हैं? ठीक है, इसके कीवर्ड्स हैं इजी सुपरविजन, बेटर कंट्रोल। ठीक है, अब इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसकी तो पूरी लाइन ही कीवर्ड है। मिनिमम कॉस्ट लीड्स टू इंक्रीज इन रेवेन्यू और प्रॉफिट। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कीवर्ड्स हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लोअरिंग ऑफ कॉस्ट। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग में क्या कीवर्ड्स हैं कि लिमिटेड स्किल्स एंड वन फंक्शन की ट्रेनिंग दी जाती है। अब ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, तो यहाँ पे हर फंक्शन को बराबर अटेंशन मिलता है। जैसे एक मॉम है, वो सब बच्चों पे, अपने सारे बच्चों को एक माँ ध्यान देती है, यस, तो ऐसा तो नहीं करती किसी बच्चे को छोड़ दे। सेम जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए उनका प्रोडक्ट एक बेबी की तरह होता है, तो वो हर एक डिपार्टमेंट को बराबर ध्यान देते हैं ताकि जो उनका बेबी है वो अच्छे से नर्चर हो, यानी प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से नर्चर हो, यानी वो रेवेन्यू जनरेट करे। ओके, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर उनके मैनेजर से एक क्वेश्चन किया जाता है कि आप खुद की, आपकी एक लाइफ है बट आपकी एक कंपनी भी है, तो वो बोलते हैं कि ये तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, दिस आई एम मैरिड टू माई प्रोफेशनल लाइफ एंड दिस बिजनेस इज माई बेबी। ठीक है, ये लाइन बोली जाती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ठीक है, और मोस्टली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ये लाइन यूज करती हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस की बात करें कि अगर फंक्शनल बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया है, यानी परचेज डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन अलग, फिर उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट अलग, उनके फंक्शंस को हमने सब डिपार्टमेंट्स में बांट के रखा है, तो इनके क्या डिसएडवांटेज है? तो आपके मन में आ रहा होगा मैम फंक्शनल इतने बढ़िया से अगर अपन सब काम डिवाइड कर रहे हैं तो कोई डिसएडवांटेज होंगे? ऑब्वियसली होंगे, हर चीज़ के नुकसान होते हैं। देखिए, फर्स्ट डिसएडवांटेज है प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए, एक आप 5 फ्रेंड्स थे। ठीक है, आप 5 फ्रेंड्स थे, एक एग्जाम्पल ले लो, आपके 5 फ्रेंड्स हैं, आप पांचों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें एक कैफे खोलना है। ठीक है, अब उसमें सबके काम अलग अलग डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, एक पर्सन है जो बहुत सीरियस है, दूसरा पर्सन है जो तुरंत काम में लग गया, वो भी सीरियस है, थर्ड पर्सन जो है उसने बोला कि काम हो रहा है चलो देखते हैं, है ना, फोर्थ पर्सन भी ऐसी, फिफ्थ पर्सन तो कॉलेज में ऑक्यूपाइड है, उसको कोई टाइम ही नहीं है चीज़ों का, क्या काम कंप्लीट हो पाएगा? आप इंडिविजुअल गोल ज़्यादा देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं देख पा रहे। तो जो फर्स्ट 2 पीपल हैं वो तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, बट बाकी लोग नहीं कर पा रहे। तो ऐसा ही होता है, टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क सुनने में केवल अच्छा लगता है। ठीक है, सो प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, परचेज डिपार्टमेंट है वो अपना काम करेगा। ठीक है, बट अगर उनसे क्वेश्चन किया गया ना कि इतना महंगा रॉ मटेरियल क्यों परचेज किया, ठीक है, उनके सब डिपार्टमेंट से क्वेश्चन किया गया, तो वो क्या बोलेंगे कि ये तो R&D की गलती है, उनने हमें डिटेल नहीं दी। अब क्या होगा, R&D बोलेगा कि हमने तो मार्केट रिसर्च अच्छे से की थी, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने हमें जो लीड्स दी थी हमने उनकी गलती है, ये हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसे करके लड़ाई झगड़े करने लगेंगे और वो भूल ही जाएंगे कि इन लड़ाई झगड़े में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन डीले हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी डीले हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन द ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट को लिखना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट है एंड जो मैं लाइन्स आपको अंडरलाइन कर रही हूँ ये की लाइन्स हैं। ठीक है, दे फेल टू गिव प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, दिस में लीड टू परस्यूइंग डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो ये लाइन आपने लिखी, आप क्या फिर इसके बाद लिखोगे कि इस पर्टिकुलर यहाँ पे क्या ड्रॉबैक है कि डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट
डिपार्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो बड़ा हो जाता है किससे? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से। ओके स्टूडेंट्स, जबकि इसका क्या होना चाहिए? इसका ऑपोजिट होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। डिपार्टमेंट अपने बारे में सोचते हैं, कुछ गलती पकड़ाए तो दूसरे डिपार्टमेंट पे ब्लेम करते हैं। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर व्यक्ति अलग अलग काम में स्पेशलाइज्ड है, तो सबको आपस में कोऑर्डिनेशन करना है। एंड जब कोऑर्डिनेशन करना हो ना, तभी लड़ाइयाँ होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरेस्ट का, इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, सो एज ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फंक्शन, सो दे फील टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, हर डिपार्टमेंट जो है अपने खुद के काम में निपुण है, अगर उनसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो गलती दूसरे डिपार्टमेंट की निकाल देते हैं, तो इससे क्या होता है? कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड ये भी अपना बुलेट पॉइंट है, देन आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स में। अब आगे देखते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फंक्शनल हेड को ट्रेनिंग नहीं मिलती डिफरेंट चीज़ें संभालने के लिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, एक बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट है, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग। ठीक है, मान लेते हैं अभी केवल इतने ही डिपार्टमेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स क्या हो गया कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओ हैं, उन्होंने इन सबको बराबर से काम बांटा हुआ था, इनका फंक्शनल हायरार्की एकदम रेडी थी। ठीक है, अब क्या हुआ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5 लोग थे और पांचों ने गुस्से में आके कर दिया रिजाइन। ठीक है, क्योंकि उनकी टाइमली सैलरीज पे नहीं हो रही थी, तो ऐसा होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, गुस्से में आके उनने कर दिया रिजाइन। अब यहाँ पर सीईओ ने रिक्वेस्ट करी परचेज डिपार्टमेंट से कि कुछ समय के लिए प्रोडक्शन आप हैंडल करो, प्रोडक्शन हैंडल करो। ठीक है, अब परचेज डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे को देखने लगे, तुझे आता है काम, तुझे आता है, तुझे आता है। अब किसी को काम ही नहीं आता था। यही होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि आपको जो काम आता है, आप इतने वर्सेटाइल आप नहीं हो कि ज़रूरत पड़ने पर आप काम को स्विच कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो कई बार मान लो आप अकेले रहते हो, अपने घर से दूर रहते हो। कई बार मान लो कि आपने मेड लगा के रखी है, वो नहीं आई, आप बनाओगे ना खाना, भले आपको नहीं बनाने आता, यू विल कुक मैगी और यू विल ट्राई टू डू समथिंग टू फिल योर स्टमक। ठीक है, तो सेम गोज हियर कि यहाँ पर इन सबको मिलके काम करना चाहिए कि ठीक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, कैसे भी करके चलो प्लान बनाते हैं, मैनेज करते हैं। बट उनके मुंह से क्या निकला? सबसे पहले नो, वी डोंट नो दिस वर्क। ठीक है, सो यही होती है इनफ्लेक्सिबिलिटी। सो इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव। एम्प्लॉयज बड़ा सोच के ही नहीं चलते, वो क्या सोच के चलते हैं? नैरो पर्सपेक्टिव। ठीक है, आज दे गेट ट्रेनिंग इन वन एरिया, वन स्किल ओनली, उनको दूसरा काम समझ में ही नहीं आता। ठीक है, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, functional head do not get training from top management position as they are unable to gather experience in diverse areas। तो ये जो परचेज डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, ये क्या बोल रहा है? मुझे काम ही नहीं आता। अगर ये ट्राई करते कि सर मुझे नहीं आता है, पर सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाएं तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, जब तक नई हायरिंग नहीं हो जाती, उससे क्या होगा? इसके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, हो सकता है बॉस खुश होकर सैलरी बढ़ा दे। बट उनके मुंह से सबसे पहले निकला ना। ठीक है, तो उस ना की वजह से वो क्या शो कर रहे हैं? इनफ्लेक्सिबिलिटी। समझ में आई? नाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है ना, तो सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं, सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 5 फ्री, ऐसे करके कुछ ऑफर्स निकालते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, ये नहीं करेंगे, प्रॉफिट सीधे कम हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट नहीं देंगे। तो सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो मैं सेल्स कैसे बढ़ाऊंगा, ये तो स्ट्रैटेजी है ना। ठीक है, तो उन्होंने बोला आप कैसे भी बढ़ाओ। ऐसे इनके बीच में लड़ाई हो रही है। तो जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके सब काम होते हैं, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को एक पॉइंट के बाद बोल देता है मेरा काम मेरे को मत सिखाओ। ठीक है, मेरा काम मुझे मत सिखाओ, मुझे आता है मेरा काम। ठीक है, तो ये होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, डिस्काउंट वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ओके, नाउ यहाँ पर
अब है डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। ये तो बढ़िया सा पॉइंट है, देखिए इसको। मान लीजिए कि मशीनरी है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनरी में प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मटेरियल क्या था, फ्लावर, बिस्किट बनाने के लिए फ्लावर, हनी, ओट्स, जैगरी और कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज, ठीक है, और प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक टिका रहे। वो मटेरियल इन्होंने फैक्ट्री की जो मशीन है उसमें डाला प्रोसेसिंग के लिए, और यहाँ से फर्दर वो डिफरेंट प्रोसेसिंग उसकी हो रही है। जैसे ही फर्स्ट कंटेनर में मटेरियल गया तो ना ये मशीन स्टक हो गई और अचानक से चलना बंद हो गई, और उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोन निकला, ठीक है, फ्लावर में बहुत बड़ा स्टोन निकला। एंड वो ऐसा वैसा स्टोन नहीं था, वो पूरा एक गंदा सा जैगरी था जिसपे बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। अब क्या हुआ, वहाँ पे जो मशीनरी में जो सामान डाल रहे थे व्यक्ति, उन्होंने जाके वहाँ के मैनेजर को बताया। कौन से मैनेजर को? जो मशीनरी हैंडल करते हैं, है ना, जो बॉस है, उनको बताया कि सर ये देखिए इसमें ये निकला है, तभी मशीन ख़राब हो गई है, ठीक है। बहुत बड़ा सा गोला सा है जो उस समय नहीं दिखा जब हम मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे थे, क्योंकि हम बल्क में ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, मैंने फैक्ट्री के जो ओनर हैं, वो बहुत गुस्से में आ गए। उनने सब लोग को साथ में बुला लिया, सारे मैनेजर्स को, परचेज, सेल, सबको। तो सबसे पहले बुलाया परचेज डिपार्टमेंट, जो रॉ मटेरियल खरीद के लाए थे, ठीक है। उनसे बोला कि जब आप मिक्सिंग करके एक्चुअल जो लोअर स्टाफ है आप उनको प्रोवाइड कर रहे थे मटेरियल, क्या आपके क्वालिटी चेक ऑफिसर ने चेक किया? तो बोला सर मैंने तो चेक किया था, ठीक है, ये ना ट्रांसपोर्ट जो कर रहे थे उनकी गलती होगी, ठीक है। अब उनसे पूछा सेल्स डिपार्टमेंट वालों से कि आपने पहले कभी कुछ ऑब्जर्व किया है? तो उन्होंने बोला हम क्यों ऑब्जर्व करें, परचेज डिपार्टमेंट ये सब कर लेता है, ठीक है। अब जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के व्यक्ति उनको पैसे दे रहे थे उस रॉ मटेरियल की, तो उनसे पूछा कि आपने चेक किया पैसे देने से पहले कि वो मटेरियल बेस्ट था या नहीं था, ठीक है, जो जैगरी आप लेके आए हो। ऐसे करके सब एक दूसरे पर ब्लेम लगाने लगे, और इन दी एंड क्या डिस्कशन निकला कि पूरा मटेरियल करो डिस्कार्ड, क्योंकि हम कस्टमर्स को ऐसी क्वालिटी नहीं सर्व कर सकते विद इंसेक्ट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। पूरा मटेरियल कर दिया डिस्कार्ड, और फिर नया मटेरियल लेके आए। इससे हुआ नुकसान, टाइम का भी, पैसे का भी, मटेरियल का भी, सब चीज़ का नुकसान हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होता, डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे थे आपस में अच्छे से, तो यही होता है डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। कोई भी अपने ऊपर लेता ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर मेरी गलती है, ठीक है। सो in case of failure of organization objective, departmental head blames other department as all department are interrelated and it is very difficult to find out which department is going against the organization goal, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए आपकी मम्मा सुबह उठी और उन्होंने फ्रिज को ऐसे खोला, उन्होंने देखा फ्रिज तो का गेट तो बिल्कुल बाहर ही आ गया, वो ऐसे टिका ही हुआ था बस, ठीक है। तो सबसे पहले शक किस पे जाता है? बच्चों पे। तो उनके मान लो 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो लड़का बोलते मैंने नहीं किया, लड़की बोलती मैंने भी नहीं किया। अब वो कैसे पता लगा पाएंगे कि किसने दरवाज़ा तोड़ा? तो दोनों को चट चट एक एक थप्पड़ मारा, तब उन्हें उगला कि मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं कर सकते ना, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। यहाँ पर मैनेजर थोड़ी ना चाटा मारेगा और पता कर लेगा, या फिर डांटेगा और उनको समझाएगा, तब जाके पता कर लेगा कि किसने अकाउंटेबिलिटी, कौन है, कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो फिक्स अकाउंटेबिलिटी, एक दूसरे पे ब्लेम लगा लेते हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट में ब्लेम प्रोडक्शन फॉर पुअर क्वालिटी, प्रोडक्शन में ब्लेम परचेज फॉर लो क्वालिटी परचेज ड्यू टू लेस फाइनेंस, और परचेज डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, मुझे पैसे कम दिए थे तो मैं ऐसा ही मटेरियल लेके आऊँगा। सो यही होता है, इसकी टोपी उसके सर। सो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप लेवल पे है, फिर आ गए मिडिल लेवल मैनेजर्स, है ना सारे, और ये आ गए उनके सब डिपार्टमेंट, जैसे मैं आपको हर एग्जाम्पल में समझाती जा रही हूँ, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन में कौन कौन से सब डिपार्टमेंट है, प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मार्केटिंग में कौन से, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, रिसर्च। फाइनेंस में कौन से, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर परचेज में कौन से, रॉ मटेरियल परचेज, इनपुट्स परचेज, रिकॉर्ड मशीनरी, रिकॉर्ड ऑफ परचेज, ठीक है। तो ये सब कुछ किस में होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होता है। तो मेरे एग्जाम्पल्स में भी आपने ये चीज़ देखी होगी। नाउ सुइटेबिलिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर आर सुइटेबल फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, अगर हमें काम डिवाइड करना हो वहाँ सुइटेबल है।
फिर स्पेशलाइजेशन, अगर हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए वहाँ पे आप फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। यूनी प्रोडक्ट और सिंगल वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मल्टीपल प्रोडक्ट हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में बहुत खिचड़ी पक जाती है, ठीक है। आप वन प्रोडक्ट टाइप ऑफ कंपनी हो तो यस, ये बहुत सुइटेबल है आपके लिए, ठीक है। तो ये भी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछते हैं। नाउ नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स इसको अच्छे से रीड करो, एंड अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर के नोट्स नहीं बनाए तो वीडियो पॉज करो एंड अच्छे से नोट्स बनाओ। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन समझते हैं डिटेल में डिविजनल डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट में अपन ने क्या देखा था, फंक्शनल जब अपन डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो अपन देख रहे थे वन प्रोडक्ट ओनली, वन प्रोडक्ट देख रहे थे, ठीक है। कि यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी उनका स्पेशलाइजेशन एक ही प्रोडक्ट में, तभी फंक्शनल स्ट्रक्चर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेस्ट था। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही हो तो फिर वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर आता है, डिविजनल स्ट्रक्चर। सो वेलकम टू द टॉपिक ऑफ द अनदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स इसको समझते हैं डिटेल में। नाउ आप ये तो समझ गए हो कि यहाँ पर एक नहीं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट डील होते हैं, ओके। सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, लार्ज मतलब कि इनका टर्नओवर हाई होता होगा। कितना हाई, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, रिलायंस, रतन टाटा जी की जो कंपनी है, ये बड़ी कंपनी से मानी जाती हैं, ठीक है। तो इनका प्रोडक्शन कितना होता है, हाई होता है, इनका टर्नओवर भी बहुत हाई जाता है, इनके शेयर्स के जो प्राइजेस हैं ये भी अच्छे होते हैं, लोग इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो आपको पता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। नाउ ऐसी कंपनीज में क्या होता है, कोई एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते हैं वो लोग, ठीक है, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर। सो when the organization is large in size and is producing more than one type of product, then activities related to one product are grouped under one department, ठीक है। तो जैसे if an organization, यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इज प्रोड्यूसिंग सोप, टेक्सटाइल्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा, यानी ये एक प्रोडक्ट में डील नहीं कर रही, ये क्या क्या बना रहे हैं, ये सोप्स भी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं सोप्स, ये बना रहे हैं मेडिसिन्स, ये बना रहे हैं टेक्सटाइल्स, और ये बना रहे हैं लास्टली कॉस्मेटिक्स। तो सब अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं सारे प्रोडक्ट्स, तो सबकी मैनेजमेंट भी कैसी होगी स्टूडेंट्स, एकदम सेपरेट, अलग अलग। इनकी डिफरेंट हायरार्की होगी, इनका डिफरेंट पिरामिड होगा, इनका भी डिफरेंट, सब में टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट अलग अलग होगी। सो इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ देन ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मेडिसिन विल बी ग्रुप्ड अंडर मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो जितने भी काम मेडिसिन से रिलेटेड हैं वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में होंगे, जितने भी काम ब्यूटी इंडस्ट्री यानी कॉस्मेटिक से रिलेटेड है वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में होंगे, यानी टेक्सटाइल वाला बंदा कॉस्मेटिक में नहीं आएगा, कॉस्मेटिक वाला पर्सन मेडिसिन में नहीं जाएगा। सो अलग अलग काम डिवाइडेड है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट द कंपनी इज डीलिंग इन, ओके। नाउ अब all the activities in textile are grouped under textile department and so on. Divisional structure is suitable only to multiple product manufacturing large organization. ठीक है, जब organizations जो बड़ी बड़ी organizations होती हैं वो multiple products में deal करती हैं, ठीक है, तो बड़ी organization है students, तो उन multiple product में हर product का काम अलग होता है, इसको बोलते हैं divisional structure, ठीक है। तो लास्ट लाइन देखिए क्या लिखी है, divisional structure is suitable only to multi product manufacturing large organization। क्या बोला मैंने, मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ओके स्टूडेंट्स,
तो आप इसको अच्छे से इस वाले एग्जाम्पल को ज़रूर नोट डाउन करना। एंड जब आप डिविजनल स्ट्रक्चर समझाओ तो ये लाइन भी लिखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी होती है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही होती है तो एक प्रोडक्ट की सारी चीज़ें उस डिपार्टमेंट में लिंक होती है, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट ही डिपार्टमेंट बनाता है। वहाँ पे क्या होता था, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाती थी और एक ही प्रोडक्ट होता था फंक्शनल स्ट्रक्चर में। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे प्रोडक्ट ही डिपार्टमेंट है, मेडिसिन एक डिपार्टमेंट है, कॉस्मेटिक्स एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट है, ठीक है, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आईटीसी है ना, तो कितने सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है वो, ठीक है। और ऐसी कोई चीज़ है जो आईटीसी नहीं बनाती, डू लेट मी नो, है ना। मुझे तो लगता है सारी प्रोडक्ट्स में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सो यस स्टूडेंट्स, अगर डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स जो मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है वही आते हैं, और ये बिल्कुल अलग है फंक्शनल स्ट्रक्चर से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ हम एक ही प्रोडक्ट में डील करते थे, यहाँ हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एडवांटेजेस। सो फर्स्ट एडवांटेज है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्यों एडवांटेज है आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। हर प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट है, और एक प्रोडक्ट यानी मेडिसिन के लिए पूरी मैनेजमेंट अलग, कॉस्मेटिक्स के लिए पूरी मैनेजमेंट अलग, टेक्सटाइल्स के लिए पूरी मैनेजमेंट अलग, साबुन के लिए पूरी मैनेजमेंट अलग। तो यस, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन तो होगी ना कि पूरी एक हायरार्की है जो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करिए, मेडिसिन पे। पूरी हायरार्की सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करिए, कॉस्मेटिक्स पे। तो क्यों नहीं होगा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन? यस, सो ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट ओनली, विच ब्रिंग्स इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज। तो उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन। फिर फर्स्ट, फास्ट डिसीजन मेकिंग, decision taken much faster in divisional structure because there is no dependence on the other department. यहाँ पे कोई डिपेंडेंस नहीं है ना, there is no dependence, नो डिपेंडेंस ऑन दी अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, पूरा मेडिसिन डिपार्टमेंट ही है, हम कोई टेक्सटाइल डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। वन प्रोडक्ट में क्या होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंडेंट होता है R&D डिपार्टमेंट पे, फिर उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट डिपेंडेंट होता है R&D डिपार्टमेंट जो है वो क्या देगा, है ना, किस तरह का रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए बोलेगा, सब एक दूसरे में आपस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है, ठीक है। समझ में आया? नाउ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कैन इजीली बी असेस्ड। अब हर डिपार्टमेंट, मेडिसिन सही चल रहा है या नहीं, सोप सही चल रहा है या नहीं, कॉस्मेटिक सही चल रहा है या नहीं, आप पता कर सकते हो, ठीक है। एज यू कैन होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव। अगर CEO ने बोल दिया कि कॉस्मेटिक की सेल बढ़ जानी चाहिए 10% से, आप पूरे डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दो, ठीक है। वहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट्स पे। कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट बोल सकते हैं कैन नॉट मीट इट टारगेट, उसको अपन बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसा होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, जब कोई डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं करता, मेक इट स्विच इट ऑफ, ठीक है, ऐसा होता है। ओके, सो अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे साफ साफ पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस कोई डिपार्टमेंट की कैसी है, ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स दिख जाती हैं। ओके, सो ये हो गए अपने एडवांटेजेस का फर्स्ट पार्ट। अब फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, एक डिपार्टमेंट का काम पूरा अच्छे से हो रहा है, सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उससे क्या होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है। अब वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है, कि आप नए आइडियाज, नए क्रिएटिव तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, न्यू डिपार्टमेंट्स कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। जैसे अगर एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे होते, उसमें मैं एक और प्रोडक्ट डील कर दूँ, तो हमारे पास तो एक ही एक डिपार्टमेंट है, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, उनको मैं बोलूँ आपसे आपको ये प्रोडक्ट डील करना ही है और ये भी, कितनी एक्टिविटीज हाउस हो जाएंगी। बट अगर प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट बटे हुए हों तो हम और प्रोडक्ट ऐड कर देंगे और टीम बन जाएगी, इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, ठीक है, सबको अपना अपना काम पता होगा। और टेक्सटाइल सोप्स में नहीं घुसेंगे, सोप्स कॉस्मेटिक में नहीं घुसेंगे, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, सबका काम अलग अलग रहेगा, ठीक है। सो दिस हैपन्स, एंड जब ऐसा होता है तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपन डिसएडवांटेजेस पर। मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कि एक घर है, ठीक है, मान लीजिए एक घर है बहुत ही प्यारा सा, इसमें एक बहुत प्यारी फैमिली रहती है,
ठीक है। अब जो मेल पर्सन होते हैं वो अर्निंग के लिए जाते हैं, और जो फीमेल पर्सन हैं वो क्या हैं, वो हाउसवाइफ हैं, और साथ में घर से क्लाउड किचन भी चलाती हैं। बट स्टिल इन दोनों की मंथली इनकम 70,000 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, इनके 2 बच्चे हैं। एक की एज हो गई है 24 ईयर्स, एक की एज है 26 ईयर्स। ठीक है। अब दोनों की शादी की उम्र हो रही है, दोनों के लिए रिश्ते आए। ठीक है। अब अगर अलग अलग शादी करते, इनकी अलग, तो ज़्यादा खर्चा आता, इसलिए एक ही साथ शादी कर दी, कम खर्चा आया। ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर समझिए कि अगर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया है, आई नो ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा फनी साउंड कर सकते हैं, मैम आप ये क्या बता रहे हो, प्रैक्टिकल है ये, बिल्कुल ध्यान देना। अगर आप मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फर्स्ट उनका डिपार्टमेंट है बेडशीट, ये लोग बेडशीट बनाते हैं। सेकेंड उनका डिपार्टमेंट है कि ये लोग कॉस्मेटिक सेल करते हैं। ठीक है। कॉस्मेटिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट ये लोग कुल 4 ही चीज़ सेल करते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है, आईलाइनर, फिर काजल एंड लिपस्टिक। ये 4 ही आइटम्स में डील करते हैं। बेडशीट में भी डबल बेड, सिंगल बेड, सिंगल बेड, ठीक है, और इसके साथ पिलो कवर्स भी देते हैं। ठीक है। अब इनका 3rd डिपार्टमेंट है मेडिसिन। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट तो बहुत ही वास्ट है। अब इस पे इन्होंने अलग खर्चा किया हुआ है पूरा, इस पे अलग, इस पे अलग, 3 बिल्डिंग अलग अलग बनाई हैं एक ही कंपनी की प्रेमाइसिस में। ठीक है। अब यहाँ पर इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये साथ में काम कर रहे होते कि बहुत सारे वर्क ओवरलैप होते, बहुत सारे केओस होता, बट कॉस्ट कम आता, बट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म कर पाए इसलिए हर डिपार्टमेंट को अलग अलग रखा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा काम, ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगेंगे। ठीक है। उनकी ज़्यादा सैलरीज पे होंगी, वर्क डिवाइडेड है, रॉ मटेरियल के लिए अलग पैसे देने पड़ेंगे, कितने पैसे आप नाम लो उस चीज़ के लिए अमाउंट है। ठीक है। मैनेजर्स वहाँ अलग लगेंगे, यहाँ अलग, वहाँ अलग। ठीक है। CEO भले एक ही हो सकता है तीनों का, बट मैनेजर्स तो अलग अलग लगेंगे ना, प्रोडक्ट के हिसाब से। जो प्रोडक्ट के स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ें हैं वो लोग हायर करने पड़ेंगे, कितना खर्चा होगा। सो जब हम 1 प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जैसे एक शादी हो, एक ही मंडप में 2 शादियाँ कर दे तो कम खर्चा, बट अलग अलग शादी करनी पड़े तो ज़्यादा खर्चा होगा कि नहीं। तो यहीं पर ये बात समझाई गई कि डिसएडवांटेज है, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। सो ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज एज एवरी डिवीजन विल बी वर्किंग एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट। ठीक है। हर जो डिवीजन है वो इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर रहा है। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली, दे फेल टू कीप देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो यहाँ पर प्रोडक्ट फोकस होती है डिपार्टमेंट में। जैसे यहाँ पर ये सिर्फ बेडशीट की सेल्स बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं, ये कॉस्मेटिक्स को बूस्ट करने पे फोकस कर रहे हैं, ये मेडिसिन इंडस्ट्री को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे फोकस करता है, और वो ये भूल जाते हैं कि ये बेडशीट, वो ये सोचते हैं बेडशीट कंपनी है, वो ये भूल जाते हैं कि इनको जिस कंपनी में ये डिपार्टमेंट है उस कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। वो ये भूल जाते हैं कि हम बेडशीट की सेल्स नहीं बढ़ा रहे, हम एक्स लिमिटेड की सेल्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है। वो भूल जाते हैं कि हम यहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि फोकस ऑन डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट नॉट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। कन्फ्लिक्ट में अराइज अमॉन्ग द डिपार्टमेंट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। मान लो कि इनको दिए 50 करोड़, इनको दिए 25 और इनको दिए 100 करोड़, तो ये बोलेगा ना मेरे को 25 क्यों दिए, आपने इन दोनों को ज़्यादा रुपए दिए तो ये लोग तो ज़्यादा
प्रोडक्शन कर पाएंगे? मेरे को आपने क्यों दिए इतने कम? मैं भी तो अच्छे से काम कर रहा हूँ पूरा, मैं अपनी पूरी टीम को लेके चल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट होता है जब रिसोर्सेज अलॉट होते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में एलोकेशन के टाइम पर लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर इंक्रीज इन कॉस्ट, इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू ड्यूप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर्स। तो मान लीजिए यहाँ पर भी एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो तीनों अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करके रखे हैं, तो इनको भी पैसे देने पड़ेंगे, इनको भी, काम तो सेम ही है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब बस एंट्रीज अलग अलग होंगी, है ना, बट आप फीस तो एक ही चीज़ की दे रहे हो ना, अकाउंटिंग करने की। तो यहाँ पर यही होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हम हर प्रोडक्ट का अलग एक मैनेजमेंट चाहते हैं। तो अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो ये सब तो झेलना ही पड़ता है। सो ये हो गया अपना, कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर्स, ठीक, खर्चे बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ सूटेबिलिटी, डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ सूटेबल है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रही है वहाँ सूटेबल है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए, वहाँ सूटेबल है। जहाँ पर हर डिवीजन को सेल्फ कंटेंड या इंडिपेंडेंट यूनिट बनाना है और डिविजनल स्ट्रक्चर एज प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट सब अलग अलग बनाना है, वहाँ पर सूटेबल है। ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, वहाँ सूटेबल है, ठीक है। तो ये हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन। तो कई बार आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं आता, डिफरेंस बिटवीन भी आता है पेपर में। सो डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट करें। सो मैं चाहती हूँ आप इस टॉपिक को क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर में लिखो, वो ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है फंक्शन के बेसिस पे और डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है प्रोडक्ट के बेसिस पे, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे निर्भर हैं। और यहाँ पर इजी है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट हैं, वो निर्भर नहीं है एक दूसरे पे। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट, ये इकोनॉमिकल है और ये नॉट वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोडक्ट के लिए हमें पूरे रिसोर्सेज फिर से करने होते हैं, ठीक है। जहाँ सबको सैलरीज देनी होती है तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है ना, इसलिए ये इकोनॉमिकल है, ये नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, यहाँ पे लेस चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, जैसे परचेज, प्रोडक्शन, ये सब। और यहाँ पर मोर चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। नाउ स्पेशलाइजेशन, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रिंग्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, और यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब कोऑर्डिनेशन की मैं बात करूँ तो कंपेयर टू डिवीजन, यहाँ पर लेस कोऑर्डिनेशन होता है कंपेयर टू डिविजनल व्हेन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पर लेस होता है। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट, ठीक है, एक प्रोडक्ट को ही एक डिपार्टमेंट बोल दिया गया है। ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे लेस ऑटोनॉमी है, यहाँ पे मोर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सुटेबल, इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सुटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट और डाइवर्सिफाइड फर्म्स। समझ में आया? तो ये था डिफरेंस बिटवीन, पूरा अच्छे से लिखना है Q&A रजिस्टर में। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपन आगे। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये वाला जो चार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप कुछ आंसर को एक्सप्लेन करो ये चार्ट जरूर समझाना, इसलिए मैंने ये चार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, कई बार ड्रॉ करके भी आपको समझाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना कंप्लीट डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस बिटवीन, एंड ये था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब बारी आती है वंडरफुल केस स्टडीज़ की, जो आपकी प्रियंका मैम की फेवरेट है। सो स्टूडेंट्स, आई नो आपकी भी केस स्टडीज फेवरेट हैं जैसे मेरी फेवरेट हैं, तो चलिए साथ मिलकर पढ़ते हैं केस स्टडीज़। वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर अभी तक आप लेक्चर देख रहे हो, मतलब आप एक ऑनेस्ट स्टूडेंट हो, कंसिस्टेंट हो क्लासेस में, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस मैम हम अभी तक लेक्चर देख रहे हैं। ओके, एंड आप ये हमारे डाउट्स हैं एड्रेस करो, एंड जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए केस स्टडी पे आते हैं। विमल क्लोथ लिमिटेड वॉज मैन्युफैक्चरिंग ओनली फैब्रिक्स, ठीक है। तो आपने देखा एक ही प्रोडक्ट है फैब्रिक्स, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिमाग में आ गया, फंक्शनल। फर्स्ट लाइन पढ़ के तो अपन को क्या आ रहा है दिमाग में, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। आफ्टर हैविंग ग्रेट सक्सेस इन फैब्रिक, द डायरेक्टर्स ऑफ विमल क्लोथ एक्वायर्ड 3 न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्टार्टेड सेलिंग मल्टी प्रोडक्ट्स इन मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन एंड सीमेंट।
पहले जब फैब्रिक था तब वो फंक्शनल कह रहे थे, अब जब ये 3 प्रोडक्ट इन्होंने और चालू कर दिए, अब ये क्या बन गए, डिविजनल। आ गई केस स्टडी समझ। अब आगे देखते हैं। दे डिसाइडेड दैट एन इंडिविजुअल हु हैज कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड हेड ईच यूनिट, यानी हर यूनिट का अलग अलग एक हेड बना दिया। द वेकेंट पोजीशन विल बी फिल्ड बाय वुमेन कैंडिडेट ओनली, मतलब ये सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR है जिसमें वुमेन को चांस देना चाहिए, वो वाली चीज़ भी ये लोग कर रहे हैं। स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विमल क्लॉथ लिमिटेड हैव फॉलोड एज अ प्रोड्यूसर ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, तो फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल। जब फैब्रिक प्रोड्यूस करे थे तो फंक्शनल ही थे ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, सजेस्ट विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डायरेक्टर मस्ट अडॉप्ट नाउ एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। अब उन्हें डिविजनल अडॉप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो 3 नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं और उसके एडवांटेजेस। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। फास्ट डिसीजन मेकिंग एंड उसके साथ अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ये हो गई और इसको मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ जस्ट अभी कुछ मिनट पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई अपनी केस स्टडी। नाउ आई नो आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड आई नो आप सब बहुत ही लवली स्टूडेंट्स हो। सो आप इतने लवली हो कि मुझे पढ़ाने में इतना मज़ा आता है बिजनेस स्टडीज़ की, मैं क्या बताऊँ। और मैं ये कमेंट्स भी पढ़ती हूँ आप लोगों के, आप बोलते हो हाय मैम, सो हाय एवरीबॉडी, और गुड इवनिंग भी लिखती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसे कमेंट्स ज़रूर लिखा करो। सो स्टूडेंट्स, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर, और मैग्नेट ब्रेन्स जो प्लेटफॉर्म है वो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में, जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी नहीं पे करना है, सारी क्लासेस आपको एकदम फ्री में मिलती हैं। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की क्लास हम पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में, एंड क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम में। ओके, हम आपको तैयारी कराते हैं CBSE बोर्ड की एंड ये सारे स्टेट बोर्ड्स की। कौन कौन से, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। हमारे पास वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हैं। सो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो हमारी वेबसाइट, ऐप और यूट्यूब चैनल पर। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम से पहले हम आपको क्रैश कोर्स मैराथॉन्स भी करवाते हैं। नाउ अगर बात करें ई नोट्स या ई-बुक्स की, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक गिवन है। हमारी ऐप, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज। यस, पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। यस स्टूडेंट्स, इसके साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं DPPs, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होगी। अगली बार अगर आप सोशल मीडिया ओपन करो तो सर्च बार में मैग्नेट ब्रेन्स को जरूर डालना एंड फॉलो बटन पे जरूर क्लिक करना। प्लीज सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये सेशन समझ में आया या नहीं, एंड अच्छे से नोट्स बनाए या नहीं बनाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून।